मेरी देवरानी आने वाली थी, इसलिए आजकल शॉपिंग करके मैं थक जाती थी। मैं और मेरे पति अलग शहर में रहते थे। सास ससुर देवर दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए हमें लंबा सफ़र तय करना था। रात को ही सारी तैयारी करके कल सुबह हमें निकलना था और मेरे लिए शादी के बाद अपने ससुराल जाने का पहला मौका था। शादी होते ही सुमित मुझे अपने साथ ही यहाँ ले आया था। तब से 1 साल बीत चुका था और हम कानपुर नहीं जा पाए थे। जबकि मायके तो सुमित को लेकर मैं शादी के बाद इन सालों में कई बार हो आई थी। सुमित मुझे वहाँ 1-2 दिन रहने के लिए छोड़ भी देता था। मुझे मायके जल्दी जल्दी मिला लाने के पीछे उसकी एक लालसा थी। अपनी एकमात्र और मुझसे 2 साल बड़ी अविवाहित साली से चुहलबाजी करने का अवसर मिलना। मेरी बड़ी बहन हेमा की शक्ल सूरत बहुत कुछ मुझसे मिलती थी, पर बचपन से ही एक पैर दूसरे पैर के मुकाबले 2 इंच छोटा होने के कारण स्पेशल जूते या चप्पल पहनने के बाद ही ये ऐप छिप पाता था। लेकिन चाल में हल्की लंगड़ाहट नहीं छिप पाती थी। हेमा पढ़ने में बहुत तेज थी। बीए एवं बीएड करने के बाद उसकी केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग जॉब लग गई थी। लेकिन शादी करने के बहुत प्रयत्न करने के बाद मेरे माता पिता निराश होकर बैठ गए थे। और फिर जब मैंने एमए कर लिया तो लेकिन शादी करने के बहुत प्रयत्न करने के बाद मेरे माता पिता निराश होकर बैठ गए थे। फिर जब मैंने एमए कर लिया तो जो रिश्ता आता उन लोगों का पिताजी से यही जवाब होता, देखिए आपकी बड़ी बेटी यूँ तो छोटी से सुंदर बहुत है, पर उसके पैर के दोष के कारण हम अपने लड़के से उसकी शादी करने में असमर्थ हैं। हाँ, अगर आप चाहे तो हम आपकी छोटी बेटी को बहू बनाने को तैयार है। इसका असर ये हुआ कि हेमा ने अपने दिल से शादी का ख्याल निकाल दिया और माता पिताजी से स्पष्ट कह दिया कि आप लोग मेरी शादी के लिए परेशान ना हो और सपना की शादी कर दीजिए। फिर पिताजी भी चाहते थे कि रिटायरमेंट से कम एक लड़की की शादी तो कर ही दे। रिश्ते बहुत से आए, पर अब हेमा ने लड़के वालों के सामने आने से ही मना करना शुरू कर दिया। और जब सुमित का रिश्ता आया तो उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, सपना, मेरे कारण तू अपनी उम्र के सुंदर वर्ष क्यों खराब किए जा रही है। देख, यह लड़का केमिकल फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियर है और सुंदर भी है। तुझे मेरी कसम, जो मेरे कारण तूने इस रिश्ते से इनकार किया और मेरी शादी सुमित से हो गई। सुमित दिल का बहुत अच्छा था। जब उसे मैंने हेमा दीदी के बारे में बताया तो वह उसके प्रति आदर व सम्मान के भाव से भर गया और पहली बार में ही हेमा से ऐसी दोस्ती कर ली कि दोनों खूब बतियाते। मैं हेमा को हंसते खिलखिलाते देखकर इसलिए खुश हो जाती कि कम से कम सुमित से मिलकर उसके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता तो दिखती जिसका उसके जीवन में अकाल पड़ चुका था। सुमित के साथ वह अपने को बहुत ही सहज पाती थी, इसलिए अपने मोबाइल कैमरे से जब मैं उन दोनों की फ़ोटो खींचकर उसे दिखाती तो बहुत खुश हो जाती। ससुराल के मुकाबले मायका इलाहाबाद से करीब भी था। सुमित के साथ बाइक पर पीछे बैठकर हम 2 घंटे में पहुंच जाते थे, जबकि ससुराल पहुंचने के लिए कानपुर तक ट्रेन से जाना उचित रहता था। हम सवेरे 7 बजे इलाहाबाद से ट्रेन पकड़नी थी, क्योंकि सुमित की 1 हफ्ते की छुट्टी स्वीकृत हो गई थी। इसलिए सवेरे मैं जब उठ गई तो चाय की चिंता छोड़कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। यह नैनी में स्थापित केमिकल फैक्ट्री से मिला हुआ 2 छोटे कमरे, एक ड्राइंग रूम, किचन और एक बाथरूम वाला आवंटित फ्लैट था। बाथरूम के साथ ही अटैच टॉयलेट था। मैंने घड़ी देखी, 6 बजने वाले थे। फटाफट फ्रेश होकर नहाई धोई और तैयार होकर सुमित को जगाया। बस बाल झाड़ने रह गए थे। मुझे पता था कि जब तक वह बाथरूम से निकलेगा मेरे बाल भी अच्छे से बन जाएंगे और चाय नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। अटैची और बैग तो मैंने कल रात ही तैयार कर लिए थे। सोते हुए सुमित को मैंने तेजी से हिलाकर जगाया। सोते रहोगे क्या? उठो, ट्रेन पकड़नी है, समय हो रहा है। वह कुनकुनाकर उठ बैठा। जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, वरना ट्रेन छूट जाएगी। मैं उठकर साड़ी ठीक करते हुए बोली, मन तो नहीं कर रहा है उठने का, पर तुम कहती हो तो उठना ही पड़ेगा।
कहते हुए वह पलंग से उतरा। जम्हाई लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करके एक अंगड़ाई ली और समय देखता हुआ बाथरूम में घुस गया। रोज के मुकाबले आज सुमित बाथरूम से थोड़ा जल्दी निकल गया और तुरंत कपड़े पहनकर तैयार हुआ। नाश्ता करके हमने घर लॉक किया और ऑटो करके सामान समेत समय से थोड़ा पहले स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ गए। शाम को समय से लेट ट्रेन कानपुर पहुंची। वहां उतरकर हम टेम्पो करके पहुंचे। मेरे जेठ अमित और देवर दोनों हमें देखते ही प्रसन्न होते हुए घर से बाहर निकल आए। जेठ पर नज़र पड़ते ही मैंने दुपट्टा सिर पर डाला और उनके पैर छूने को झुकी तो पीछे हटते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे रोकते हुए कहा, सपना, तुम तो मुझे नमस्ते या फिर हेलो हाय ही किया करो। ये पैर वैर छूना मुझे ओल्ड फैशन लगता है। अब ये इंटरनेट का ज़माना है। सुमित पैर छुए और मैं हेलो हाय करूं? ये अच्छा नहीं लगता भाई साहब। कहते हुए मैं फिर उनके पैर छूने के लिए बढ़ी तो उन्होंने तेजी से कहा, मुझे अपने पैर नहीं छुआने हैं। तो फिर सुमित से क्यों छुआए? उसकी बात अलग है। अच्छा, अब घर के अंदर चलो। कहते हुए वे सुमित को हमारा सामान ऊपर उनके कमरे के बगल वाले कमरे में रखवाने का निर्देश देते हुए घर के अंदर चले गए। सुमित से 5 साल बड़े जेठ अमित ने पिता के आड़े आ जाने के कारण अपनी प्रेमिका से शादी ना हो पाने की खुन्नस में आजीवन कुंवारा रहने का प्रण ले लिया था। देवर सुधीर कंप्यूटर साइंस से बीई करने के बाद कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में डाटा ऑपरेटर था। सुधीर की शादी कन्नौज के इत्र व्यापारी की लड़की संध्या से तय हो गई थी और लड़की वाले कानपुर आकर ही शादी कर रहे थे। सुधीर ने हमारा सामान ऊपर वाले कमरे में पहुंचवा दिया। ये ससुर को विरासत में मिला 5 कमरों और एक ड्राइंग रूम तथा बीच में आंगन व बरामदे वाला बड़ा सा पैतृक मकान था। मैंने बाहरी बैठक के कोने में पड़े एक बड़े से मोटे गद्दे और सुंदर से कालीन बिछे दीवान पर बैठे अपने ससुर के पास सुमित के साथ जाकर उनके पांव छुए और फिर सास से मिलने अंदर कमरे में पहुंची तो वे अपनी बड़ी बेटी के साथ नई बहू का संदूक तैयार करने में जुटी हुई थी। मैंने ननद के भी पैर छुए और फिर सास के पास जैसे ही बैठी उन्होंने मेरा हाल चाल पूछने के बाद कहा, बड़ा अच्छा हुआ तू आ गई। मैं और मनीषा नई बहू की अटैची तैयार करने में जुटे थे। तेरे आ जाने से मेरा काम अब आसान हो जाएगा। माँ की बात ख़त्म होते ही ननद मनीषा, माँ मैं अभी आई कहकर कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही मैं माँ के साथ अटैची सजाने में जुट गई। सास ने बताना शुरू किया, सपना, मैंने सोने के आभूषण जितने तुझे चढ़ाए थे उतने ही सुधीर की बहू संध्या को भी चढ़ा रही हूँ। उसकी मेकअप किट भी तुझे ही सजानी है। सास ये सब बातें कर ही रही थी कि जेठ उसी कमरे में आकर माँ से बोले, क्या माँ, सपना को आते ही आपने काम पर लगा दिया? उसने चाय नहीं पी, हाथ मुंह तक नहीं धोया। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, भाई साहब मैं इलाहाबाद से नहा धोकर चली थी। इस पर वे बोले, हाँ हाँ सपना, जानता हूँ नहा कर ही चली होगी, लेकिन सफ़र करके आ रही हो इसलिए पहले कुछ खा पी लो, फिर काम में जुटना। हमेशा याद रखो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इतना कहकर वे बहुत धीरे से बड़बड़ाए, ये मनीषा तो शादी के बाद इतनी कामचोर हो गई है कि थोड़ी देर और माँ के पास नहीं बैठ सकती थी। जैसे ही देखा सपना आ गई है बस माँ के पास से भाग ली। दरवाजे पर से जेठ जी के हटते ही सास बोली, जा पहले कुछ खा ले, सुमित भी तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे पता है अपने पिता के पास ही वह रुक गया होगा। जाने कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सुमित आ जाए तो उसे शादी की जिम्मेदारियां देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। सास की बातों से लग रहा था जैसे अमित पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं हो। सास के कहने पर मैं वहां से उठकर आंगन पार करती हुई सामने बाहरी बैठक की ओर इस आशय से जा ही रही थी कि सुमित अभी बाबूजी के पास ही बैठा होगा। तभी दाहिनी तरफ बने कमरों के बाहर कवर्ड बरामदे में पड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल के चारों ओर पड़ी 8 कुर्सियों में से एक पर बैठे जेठ जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे सपना इधर आओ। मेरी नज़र उधर गई तो देखा सुमित भी वहीं बैठे हैं और मेज पर ताज़ी बनी
नमक अजवाइन की पूरियाँ, उबले आलू की सूखी सब्ज़ी, अन्य प्लेटों में मठरियाँ, बालूशाही, बेसन के सेव और शक्करपारे सजे रखे थे। मैं भी जाकर वहीं बैठ गई। तभी मनीषा दीदी अपने 4 साल के बच्चे का हाथ पकड़े उसी बरामदे के पास बने एक कमरे से निकल कर आई। मैं जब 2 साल पहले शादी होकर इस घर में आई थी, तो उसी कमरे में रुकी थी और मनीषा दीदी को जीजाजी तथा दोनों छोटे बच्चों के साथ ऊपर वाले कमरे में टिकाया गया था। माँ के कमरे को मिलाकर 3 कमरे नीचे बने थे और 2 ऊपर। ड्राइंग रूम बाहर की तरफ अलग था। दीदी ने कुर्सी पर बैठते हुए मुझसे पूछा, सपना, इलाहाबाद में भी ऐसी ही गर्मी पड़ रही थी या कुछ राहत है? यहाँ तो जब से आई हूँ बुरा हाल है। कूलर की हवा भी बेकार है। तभी मेज पर काकी चाय भरी केतली रख गई। मैंने उन्हें गौर से देखा तो जेठ बोल पड़े, शादी के घर में मैंने उन्हें काकी को लगा लिया जो तुम्हारी शादी में लगी थी। बहुत बढ़िया खाना नाश्ता आदि बनाती हैं। अपनी प्लेट में नाश्ता लेकर भाई साहब बस इंतज़ार में बैठे थे कि मैं भी परोस लूँ तो वे खाना शुरू करें। तभी सुमित ने अपनी प्लेट में सब्ज़ी पूरी स्वयं परोसते हुए मनीषा दीदी से पूछा, दीदी, जीजाजी साथ नहीं आए? दीदी कुछ उत्तर देने जा ही रही थी कि मेरी चिंता करते हुए जेठ जी बोल पड़े, अरे सपना, तुम भी कुछ लो ना। इन दोनों को बस बातें करने को मिल जाए तो ये भी नहीं देखेंगे कि दूसरा कुछ खा भी रहा है या नहीं। भाई साहब, मैं सब ले लूँगी, आप परेशान ना हो। मैंने कहा तो भाई साहब मनीषा की तरफ देखते हुए बोले, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। घर की बड़ी है तो इसका भी कुछ कर्तव्य। तभी सुमित बोल पड़े, सपना, तुम अपनी प्लेट में जो भी मन करे ले लो। मैंने अपनी प्लेट में नाश्ता लेकर खाना शुरू कर दिया। डाइनिंग टेबल के आसपास कुछ देर को चुप्पी छा गई, जिसे भंग करते हुए मैंने भी दीदी से पूछा, दीदी, आपने बताया नहीं कि जीजाजी साथ क्यों नहीं आए? तुम्हारे जीजाजी अपने बैंक का ऑडिट करवाने में फंसे थे। उन्हें छुट्टी ना मिली तो मुझे पहले भेज दिया। अब वे शादी से 1 दिन पहले ही आ पाएंगे। दीदी की बातें सुनते हुए मैंने 1-2 बार जेठ की तरफ देखा। वे नाश्ता तो कर रहे थे पर उनका पूरा ध्यान मुझ पर था। अपनी तरफ से उनका ध्यान हटाने के लिए मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, भाई साहब, सुधीर भैया नाश्ता नहीं कर रहे हैं? कहाँ हैं वे? अरे वो अपनी दुनिया में व्यस्त होगा। जब से शादी तय हुई है बस संध्या से चैट करने में ही लगा रहता है। तो इसमें क्या बुराई है? यही तो दिन होते हैं जब चैटिंग का अलग ही मज़ा होता है। मनीषा दीदी बोल पड़ी तो जेठ जी से बर्दाश्त ना हुआ। खींचते हुए वे बोले, ऐसा भी क्या मज़ा जो सारी बातें शादी होने से पहले ही कर डालो। तुम नहीं समझोगे इन बातों को क्योंकि तुम इस दौर से नहीं गुजर पाए। अरे वह तो तू आड़े आ गई और पिताजी अड़ गए कि घर में बड़ी बहन बैठी है, इसलिए तेरी शादी मैं उससे पहले नहीं कर सकता। तो अमित, इसमें पिताजी ने क्या बुरा सोचा? एक बार को मान लो मैं उनको इस बात के लिए मना भी लेती कि मेरी शादी से पहले वे तुम्हारी शादी कर दे, लेकिन तब तक तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं लगी थी और तुम शादी की जिद पकड़ कर बैठे गए थे। फिर मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा था कि रेखा तुमसे उतना प्यार करती थी जितना तुम उसके दीवाने हो गए थे। दीदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उन दोनों की बहस बढ़ती देखकर सुमित बोल पड़ा, दीदी, इस बहस का अब क्या मतलब? अब तो उसकी शादी हुए भी कई साल हो गए हैं। सुमित, अब तुम ही बताओ, क्या दुनिया में लड़कियों की कमी है? लेकिन पिता से ऐंठ और खुद से प्रण करे बैठे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। ये भी कोई प्रण हुआ? ये तो माँ बाप को दुख देना हुआ। शायद मनीषा दीदी की यह बात भाई साहब को चुभ गई थी, इसलिए वे उठे और उसी बरामदे से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में चले गए। नाश्ता करके मैं और सुमित माँ के पास जाकर बैठ गए। दीदी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। माँ सुमित को देखते ही खुश हो गई। माँ के पैर छूकर जैसे ही सुमित उनके पास बैठा, वे बोल पड़ी, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। बहू मेहमानों को संभाल लेगी और तू बारातियों के ठहरने व उनकी आवभगत की व्यवस्था संभाल लेगा। हाँ माँ, मैं बड़े भैया के साथ मिलकर सब संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो।
तुम अपने बड़े भैया के चक्कर में न रहना, बातें ज़्यादा करता है, काम कम। वह तो सुधीर ने कानपुर में मार्केट के पास 2 अलग-अलग होटलों में समय रहते कमरे बुक ना करा लिए होते तो इस समय हम परेशान हो जाते। माँ ने बताया। ठीक है माँ, पर बारात कन्नौज जाती तो ज़्यादा मज़ा आता। मैंने अपने मन की बात कही तो सास बोली, अरे बेटी, सब तेरे पिताजी की तरह नहीं सोचते हैं कि लड़की की बारात द्वारे आनी चाहिए। अब उन्होंने रोका के समय रुपए हमें पकड़ा दिए और जनवासा, बैंड, घोड़ी, कैटरिंग आदि की सब व्यवस्था कहकर कानपुर से ही शादी करने को कह दिया। सुमित के पिताजी ने भी उनकी बात मान ली और बोले, ठीक है, फिर हम भी शादी से 2 दिन पहले कानपुर के होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। अपनी बात पूरी करके सास चुप हो गई तो सुमित ने माँ को तसल्ली दी। ठीक है माँ, अच्छा ही हुआ। कन्नौज में कानपुर जैसी व्यवस्था हो भी नहीं पाती। पिताजी ने ठीक ही किया। अब मैं आ गया हूँ, कल सपना के साथ कानपुर जाकर सारी व्यवस्था समझ लेता हूँ। फिर सुमित मुझे बहू के नए सूटकेस में साड़ियाँ जमाते देखकर बोला, अरे सपना, माँ को कांजीवरम की वो साड़ी भी तो लाकर दिखाओ जो हम संध्या को देने जा रहे हैं, और चांदी की करधनी भी लेती आना। सुमित ने कहा तो मैं उठकर ऊपर चली गई जहाँ हमारा सामान रखवा दिया गया था। ऊपर पहुंचकर मैं जेठ के कमरे के सामने से गुजरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि मेरे पैरों से चलने के कारण बजने वाली पायल की आवाज़ सुनकर जेठ जी ने कमरे के भीतर से पुकारा, अरे सपना, इधर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, कैसा सरप्राइज़ भाई साहब? अरे अंदर तो आओ, कहकर वे पलंग से उठकर खड़े हुए और अपनी वार्डरोब से एक पैकेट निकालकर मुझे देते हुए बोले, ये बनारसी साड़ी है, शायद ये तुम्हारे लिए ही अब तक रखी है। इसे शादी वाले दिन जब तुम पहनोगी तो शायद ही तुम बारात में तुमसे सुंदर कोई और दिखाई दे। और वैसे भी रेखा के बाद अगर कोई मुझे अच्छा लगा तो वो तुम ही हो। लेकिन भाई साहब, सुमित ने मुझे इलाहाबाद से मेरी पसंद का बहुत ही सुंदर लहंगा चोली सेट दिलवाया है, मैं तो बारात वाले दिन वही पहनूंगी। मैंने ये कहा तो उनके चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वार्डरोब बंद करके मेरी ओर बढ़ते हुए बोले, ठीक है, इसे परसों लेडीज संगीत वाले दिन पहन लेना। कितने प्यार से मैंने अब तक इसे संभाल के रखा है। अब मेरी तो दुल्हन आने से रही, तुम ही इसे पहन लो। भावनाओं में बहकते हुए वे मेरी ओर साड़ी का पैकेट लिए बढ़ते चले आ रहे थे। मैं उनकी आंखों में उभरते उन्माद को लगातार परख रही थी। फिर जब दूरी 1 मीटर के आसपास की रह गई तो मेरी आंखों की स्थिरता व चेहरे की दृढ़ता देखकर वे वहीं रुककर बोले, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे कमरे में बेहिचक चली आया करो। देखो, मैंने अपने कमरे को आधुनिक रूप से बनवा लिया है। यहाँ अटैच बाथरूम में मैंने गीज़र, शावर और सारी लेटेस्ट फिटिंग्स के साथ कमरे में एसी भी लगवा रखा है। तभी नीचे से सुमित की आवाज़ आई, अरे सपना, कहाँ रह गई? एक साड़ी लाने में इतनी देर? सुमित की आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत जवाब दिया, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। फिर धीरे से जेठ जी से बोली, भाई साहब, अभी साड़ी आप अपने पास ही रखिए, मुझे जिस दिन पहननी होगी आपसे मांग लूँगी। इतना कहकर मैं तुरंत वहाँ से हट गई और पास के उस कमरे में तेज़ी से घुस गई जहाँ मेरा सामान रखा हुआ था। अंदर से दरवाज़ा बंद करके पहले बाथरूम में घुसी। ये बाथरूम भी अटैच और साफ़ सुथरा था, लेकिन जैसी व्याख्या भाई साहब ने अपने बाथरूम की थी वैसा नहीं था, और एसी की जगह कमरे में कूलर लगा था। फ्रेश होकर मैंने जल्दी से अटैची खोलकर अपने होने वाली देवरानी को देने वाली इलाहाबाद से खरीदी हुई साड़ी व चांदी की करधनी निकाली तथा फिर से अटैची बंद करके दरवाज़ा खोलकर भाई साहब के कमरे के सामने से तेज़ी से गुजरती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैंने महसूस कर लिया था कि भाई साहब मुझे रोकने या मुझसे कुछ कहने के इरादे से अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़े हैं, पर इस बात से अनजान होने का नाटक करते हुए मैं फटाफट सीढ़ियाँ उतरकर माँ वाले कमरे में पहुँची। बड़ी देर तक मैं और सुमित माँ के साथ बैठकर शादी की तैयारियाँ करते रहे। फिर कल पूरे दिन की योजना बनाकर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में आ गए। भाई साहब ने एसी चलाकर अपना कमरा बंद कर लिया था और पता नहीं सो रहे थे या जाग रहे थे। कूलर आवाज़ बहुत कर रहा था। मैं सुमित से कुछ देर पहले
का जेठ जी वाला किस्सा बताने जा ही रही थी कि ऐसा लगा कि बाहरी दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। सुमित बोला, लग रहा है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, देखता हूँ उठकर। सुमित दरवाजे की ओर बढ़ने लगा तो मैंने कहा, अगर भाई साहब हो तो तुम उनको कमरे के अंदर लिए ना चले आना, मुझे पूछे तो कह देना सो गई है। इतना कहकर मैं चादर के भीतर घुस गई और मुंह ढककर लेट गई। सुमित ने दरवाज़ा खोला। जेठ जी ही थे। सुमित को देखते ही बोले, सपना सो गई क्या? शायद सुमित ने हाँ कहा होगा, क्योंकि कूलर की आवाज़ में शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहे थे। फिर भी जो मेरे कानों में पड़ा उससे मैंने अनुमान लगाया कि वे कह रहे थे, बड़ी जल्दी सो गई। मैं तो तुम दोनों को अपने कमरे में सोने के लिए बुलाने आया था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम भी सो जाओ, कल सवेरे बातें करेंगे। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो अपने मुंह पर ढकी चादर हटाते हुए सुमित को देखा, फिर उसे कमरे की लाइट बंद करने का इशारा किया। मेरे अनुमान से रात को 1 तो बज ही गया होगा, इसलिए मैं भाई साहब से हुई अपनी बातचीत सुमित को इस समय भी ना बता पाई, बस उसकी बाहों में सिमट कर सो गई। सवेरे दरवाज़ा खटकने की आवाज़ से मेरी और सुमित की एक साथ ही आँख खुल गई। सुमित तो कूलर बंद करके दरवाज़ा खोलने बढ़ गया और मैं इस आशंका से कि कहीं जेठ जी ना हो उठकर सीधी बाथरूम में घुस गई। जेठ जी ही थे, क्योंकि उनकी आवाज़ मेरे कानों में स्पष्ट आ रही थी। कितना सोते हो तुम लोग? 8 बजने वाले हैं। मैं बेड टी पीने के बाद कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो नीचे चलकर चाय पीते हैं। भाई साहब आप चलो, हम फ्रेश होने के बाद ब्रश करके अभी आते हैं। सुमित की आवाज़ थी। मैं तुम दोनों के साथ ही नीचे उतरूँगा। लेकिन भाई साहब अभी तो सपना बाथरूम में घुसी है, नहा कर ही निकलेगी। वह निकलेगी तभी मैं नहाने के बाद तैयार होकर नीचे उतरूँगा। आज सपना के साथ जाकर बहुत से काम करने हैं। आप चलो भाई साहब, हम पहुँचते हैं। मुझे पता है कि तुम नहाने में कितना समय लगाते हो। तुम ऐसा करो कि अपना तौलिया वगैरह ले लो और चलकर मेरे बाथरूम में नहा लो। आओ चलो। ठीक है भाई साहब, ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एकदम से चुप्पी छा गई। भैया भाभी, आप दोनों को नीचे दीदी, माँ जी और बाबूजी पूछ रहे हैं। बड़े भैया भी नीचे पहुँच गए हैं। मैं आप दोनों को बुलाने आया हूँ। नाश्ते की मेज पर इस समय 8 कुर्सियाँ भरी थी। माँ, पिताजी, जेठ जी, दीदी और सुधीर के साथ साथ जब मैं और सुमित भी बैठ गए तो हमारा ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए माँ जी, पिताजी, दीदी और भांजे ने तो नाश्ता शुरू कर दिया था और लगभग ख़त्म पर था। सपना ने भी स्लाइस बटर का पीस उठाकर खाना शुरू किया था, पर जेठ जी अपनी प्लेट में नाश्ता परोसे बैठे थे। मैंने जानबूझकर उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे आभास था कि वे मेरे चेहरे के भाव पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी पिताजी ने सुधीर से पूछा, बेटे आज का क्या प्रोग्राम बनाया? अब हमारे पास 2 दिन ही बचे हैं। हमें रिश्तेदारों के आने से पहले सारे ज़रूरी सामान के साथ कानपुर पहुंचकर होटल में शिफ्ट हो जाना है। हाँ पिताजी, मैं और सुमित भैया नाश्ता करके निकल रहे हैं। बड़े भैया को कैटरर से मिलकर मैरिज वाले दिन का पूरा मेनू सेट करना है। सुधीर ने जैसे ही अपनी बात ख़त्म की, जेठ जी बोल पड़े, मैंने फ़ोन पर कैटरर को सारे मेनू बता दिए हैं। तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब ने अपनी बात ख़त्म की ही थी कि दीदी बोल पड़ी, फिर भी अमित, एक बार कैटरर से मिल लेने में कोई बुराई तो नहीं है। आखिर घर में बैठे रहने से तो अच्छा है कि शादी की सारी तैयारियां पुख्ता कर ली जाए। अब दिन ही कितने रह गए हैं। जेठ जी को पता नहीं दीदी के द्वारा कही हुई हर बात से इतनी चिढ़ क्यों थी। तपाक से बोल पड़े, तुम्हें तो मेरे हर काम में, हर चॉइस में खोट ही दिखता है। इसमें खोट की क्या बात है? लड़की वालों ने जब सारी जिम्मेदारी हमको दे दी है और सारी व्यवस्थाओं के लिए रुपए भी पकड़ा गए हैं, तो हमारा कर्तव्य भी कुछ बनता है। मनीषा, तुम मुझे कर्तव्य ना समझाओ। जेठ जी गुस्से में आ गए। शायद मेरी उपस्थिति के कारण वे दबना नहीं चाहते थे। दीदी और उनकी उम्र में कोई 1.5 साल का अंतर था, जबकि उन दोनों के बाद सुमित 5 साल और सुमित के 2 साल बाद सुधीर हुआ था। इसीलिए मनीषा दीदी को बचपन से ही वे बराबर का सा समझते थे। बात बढ़ती देख माता जी ने दोनों को डांट कर चुप कराया। फिर बेटी को समझाते हुए बोली, मनीषा तू चुप रहा कर, जानती है ना कि यह बातों में तुझसे दबने वाला नहीं है। सुमित और सुधीर उनसे काफ़ी छोटे होने के कारण चुपचाप नाश्ता करते रहे और पिताजी ने वहाँ से उठ जाना उचित समझा।
उन्होंने उठकर ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए सुमित और सपना से कहा, तुम दोनों नाश्ता करके मुझसे मिलते हुए जाना। पिताजी के उठते ही जेठ जी भी उठ खड़े हुए। फिर माँ जी से बोले, माँ इसको समझा दो, ये मुझे राय ना दिया करे, सारा मूड खराब कर देती है। थोड़ा रुक कर वे माँ जी से फिर बोले, अब मैं कुछ देर के लिए ऑफिस जाऊंगा, तभी मूड ठीक होगा। लेकिन तूने तो पूरे 10 दिन की छुट्टी ले रखी है। घर में बैठकर भी क्या करूंगा? कौन है जो यहाँ मेरी कदर कर रहा है? मैंने इतनी देर में एक बार भी उनकी तरफ देखने का प्रयास नहीं किया था। जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने दीदी के साथ साथ मुझ पर भी व्यंग कसा था। मैं कसमसा कर रह गई थी। मन तो हुआ कि बोल दूं कि भाई साहब, कद्र तो इंसान के व्यवहार और आचरण से होती है, पर शादी के घर में मेरी बात कोई बुरा असर ना डाल दे, इसलिए चुप रह गई। सुमित और सुधीर भी नाश्ता करके उठ खड़े हुए थे। जेठ जी पहले मनीषा को, फिर मुझे घूरते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। उनके जाते ही दीदी ने माँ से कहा, अमित के व्यवहार के कारण ही मेरा मायके आने का मन ही नहीं करता है। पता नहीं क्यों अब तक वह अपने कुंवारे रहने का कारण मुझे ही समझता है। छोड़ इन बातों को, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तू बस ये शादी निबट जाने दे, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं। ये तो शादी करने से रहा। कितनी उम्र हो गई होगी भाई साहब की? मैंने माँ जी से पूछा। मनीषा से 1.5 साल ही तो छोटा है। मनीषा 33 साल की हुई है, तो यह 31 तो पूरे कर ही चुका है। पढ़ने में भी तेज था, पर रेखा के चक्कर में अपनी जीवन बर्बाद करके बैठ गया। कहते हुए माँ जी भी उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली, सपना, आज तुझे संध्या का श्रृंगार बक्सा तैयार करना है। हाँ माँ, आप निश्चिंत रहो, मैंने उन्हें तसल्ली दी। वह दिन अभी आधा ही गुजरा था। जेठ जी करीब 2 घंटे बाद ऊपर से बाहर जाने के लिए तैयार होकर उतरे। जाने से पहले जेठ जी सासू माँ के कमरे में आए, मुझे घूरा, और जब मैंने नज़रें उठाकर उन्हें देखा तो वे बोले, सपना, तुम्हें बाजार से तो कुछ नहीं मंगाना है? नहीं भाई साहब, परसों तो हमें कानपुर शिफ्ट होना ही है, और जो सुमित बता रहे थे कि जहाँ हमारा होटल बुक है वहीं पास में मार्केट है, मुझे जो भी लेना होगा वहीं सुमित के साथ जाकर ले आऊँगी। जेठ जी लगातार मुझे देखे जा रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी, भाई साहब, आप परेशान ना हो और ऑफिस जाए। वैसे अगर समय हो तो दीदी और मुझे यहाँ के ब्यूटी पार्लर में छोड़ दे। दीदी कह रही थी कि न्यू जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है, वहाँ कानपुर ब्यूटी पार्लर के मुकाबले बहुत बढ़िया व सस्ता काम हो जाता है। असल में अभी कुछ देर पहले ही जब दीदी यहाँ नाश्ते के बाद मेरे और माँ जी के पास आकर बैठी थी, हमने तय कर लिया था कि कल तो लेडीज़ संगीत है और परसों यहाँ से कानपुर शिफ्ट होने में हमारा समय निकल जाएगा। फिर वहाँ अगले 2 दिन में ही सारे फंक्शन, जैसे मेहंदी, मढ़ा, हल्दी, तेल, कंगन बधाई, भात, रिसेप्शन, फेरे बिदाई आदि होंगे। तो पता नहीं समय मिले ना मिले, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग आदि का काम आज ही निपटा लिया जाए। इसलिए दीदी तैयार होने के लिए उठकर अपने कमरे चली गई थी। फिर जब माँ ने धीरे से दीदी से कहा, सपना तो नहा धोकर तैयार है, तू जल्दी से तैयार हो जा, तो मैं अम्मी से कह दूंगी वह जाते हुए अपनी कार से तुम दोनों को छोड़ देगा, वरना धूप में ऑटो ढूंढती फिरोगी। इसलिए मैंने जब जेठ जी से ऐसा बोला तो एक क्षण को उनके चेहरे पर इस बात से प्रसन्नता छा गई कि मैं उनकी कार में बैठूंगी, लेकिन मनीषा दीदी का भी साथ होगा, इस विचार से उनके चेहरे पर आई चमक लुप्त हो गई। तभी दीदी भी तैयार होकर एक हाथ में पर्स लटकाए हुए आ गई। बेटे को माँ जी के पास छोड़ा और बोली, चलो सपना। मैंने उठते हुए दीदी को शरारत भरी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बताया, भाई साहब हमें छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाने को तैयार हैं। ये कहकर मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोली, दीदी मैं अपना पर्स लेकर 2 मिनट में आई। ये सुनकर भाई साहब बोल पड़े, जब मनीषा जा ही रही है तो तुम्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है? और ये कहने के बाद भाई साहब मनीषा को देखकर इस तरह खिलखिलाए जैसे उन्होंने मेरे सामने अपनी बहन के रुपए खर्च करने को मजबूर करके कोई किला फतेह कर लिया हो। अच्छा ये हुआ कि दीदी कुछ बोली नहीं, भाई साहब की ओर शांत भाव से देखकर रह गई।
छोटी सी कार भाई साहब ने मेंटेन कर रखी थी। एक तरफ का दरवाज़ा खोलकर दीदी बैठ गई। जेठ जी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके थे। अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर मैं बैठने चली तो देखा ड्राई क्लीनर के यहाँ से लाए हुए बड़े बड़े 3-4 पैकेट्स इस साइड रखे थे। दीदी मेरे लिए जगह बनाने के इरादे से उन पैकेटों को अंदर ही अंदर अगली खाली सीट पर रखने चली तो जेठ जी तेजी से बोले, मनीषा उन पैकेटों को डिस्टर्ब ना करो। पूरा रास्ता मौन संदेश देता बीत गया। ब्यूटी पार्लर के सामने हमें उतार कर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुझे देखते हुए चले गए। ब्यूटी पार्लर से ऑटो में लौटते हुए मैंने छेड़ा, दीदी मुझे लगता है कि भाई साहब को भी अब एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। हाँ मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर अपनी ज़िद और पिताजी को दुख देकर पता नहीं उसे क्या मिल रहा है। आजीवन कुंवारा रहकर जाने क्या सिद्ध करना चाहता है। हाउसिंग बोर्ड में सर्विस लगने के बाद इसके कितने ही रिश्ते आए, पर एक ही रट कि आपने मेरी शादी रेखा से नहीं होने दी, इसलिए अब किसी से भी शादी नहीं करूँगा, आजीवन कुंवारा रहूँगा। दीदी अगर आप कहो तो मैं उन्हें शादी कर लेने के लिए राजी करूं? अरे कुछ नहीं होगा सपना, जो मनोरोगी हो जाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते। कितने ही रिश्ते तो तेरे जीजा जी ने बताए, मामा जी बुआ जी और भी कई लोगों ने इसे समझाया, पर कुछ असर नहीं हुआ। दीदी एक बार सुमित और मैं प्रयास करके देखते हैं। तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो प्रयास कर, लेकिन मुझे पता है कि परिणाम क्या होगा। घर पहुंचकर माँ जी के साथ हम और दीदी कल होने वाले लेडी संगीत के प्रोग्राम में निमंत्रित महिलाओं की माँ जी द्वारा तैयार की गई 2 पन्नों की लिस्ट का एक एक पन्ना लेकर बैठ गए और अपने अपने मोबाइल से उन्हें रिमाइंडर देने में जुट गए। शाम की चाय से पहले सुमित और सपना आ गए थे, पर भाई साहब नहीं लौटे थे। सुमित ने आते ही पिताजी को बता दिया, कल लेडीज संगीत निपट ही जाएगा और परसों सवेरे ठीक 8 बजे मिनी बस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी, इसलिए होटल में साथ ले जाने वाला सारा सामान याद करके टोकरियों व पेटियों में भरकर तैयार रखना होगा। फिर उसने माँ से कहा, और माँ जो कीमती सामान वाली अटैची और बक्सा होगा वो हमारे साथ सूमो से चला जाएगा। होटल रूम हमें 10 बजे तक खाली होकर मिल जाएगा। सुधीर ने वास्तव में दोनों बहुत अच्छे होटल बुक कराए हैं। 10 कमरे एसी वाले हैं और जिस हॉल में सारे फंक्शन होंगे वह भी अच्छा व बड़ा है तथा उसमें भी एसी फिट है। उनका होटल भी अच्छा ही होगा। दीदी ने पूछ लिया, दीदी उनके लिए जो कमरे बुक हैं वे तो हमारे से भी अच्छे और बड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि रिसेप्शन वाला लॉन बहुत बड़ा व सुंदर है। जयमाला स्टेज, फेरों वाला प्लेस सजकर बहुत मस्त लगेगा। रात के खाने के समय तक जेठ जी भी आ गए थे। कानपुर के घंटाघर के पास किसी प्रसिद्ध मिठाई की दुकान से रबड़ी मलाई वे सबके लिए लेते आए थे और रबड़ी मलाई से भरी मिट्टी की हंडियाँ मुझे पकड़ाते हुए बोले थे, सपना कि कानपुर के प्रसिद्ध हलवाई की रबड़ी मलाई है, खाना खाने के बाद हम सब खाएंगे। खाना खाते समय सुमित ने भाई साहब को भी परसों तक की सारी गतिविधियों से अवगत करा दिया और हम सब उनके द्वारा लाई हुई स्वादिष्ट रबड़ी मलाई खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अपने कमरे के दरवाजे पर ठिठक कर रुकते हुए उन्होंने सुमित से कहा, तुम लोग तो अपनी अटैची आराम से लगा लोगे, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन से सूट और कपड़े ले चलूँ। मन तो कह रहा है कि जिस दिन जयमाला और फेरे हों उसी दिन सीधे शादी में पहुँचूँ। अरे भाई साहब आपके बिना कैसी शादी, वहाँ सब आपको पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। आप ऐसा मत सोचिए, आपको तो सुधीर की शादी में हर हालत में सदा ही उपस्थित रहना है। सुमित तुम तो जानते ही हो कि मुझे शादी शब्द से ही नफरत है। 2 दिलों का मिलन साधारण तरीके से भी हो सकता है। भाई साहब मेरी तो समझ में ये आता है कि कोई व्यक्ति जब किसी बात से वंचित रह जाता है तो उसे समाज के हर रीति रिवाज बोझ लगते हैं, जबकि सच ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं
और इसमें निहित सारी रस्में दो परिवारों की खुशी के लिए दस्तावेज का काम करती है। मैं जाने किस रों में इतना बोल गई। भाई साहब मुझे गौर से देखने लगे। फिर सुमित से बोले, तेरी सपना तो बड़ी गंभीर बातें कर लेती है और शायद इसीलिए मुझे इसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। सुमित ने बात खत्म करने के इरादे से कहा, भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता, आपको शादी में सबके साथ चलना है, लेकिन मेरी अटैची कौन लगाएगा? मुझसे तो लग नहीं पाएगी। लेडीज संगीत के बाद आपकी अटैची भी सपना लगा देगी, तब ठीक है। क्यों सपना, तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं है? भाई साहब ने कहा तो सुमित मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैंने सुमित की आंखों में झांकते हुए मौन संकेत से पूछा, अब क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? किसी बात की हामी भरने से पहले मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी क्या? उसने आंखों से ही मनुहार भरी और मैंने भाई साहब की अटैची लगाने का बीड़ा अपने सिर ले लिया। रात में सोने से पहले मेरे करीब लेटते हुए सुमित अपनी सफाई में स्वयं ही बताने लगा, सपना आज मैं और सुधीर भाई साहब के कारण ही इंजीनियर बन पाए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे साथ रात रात भर जागकर तैयारी करवाई थी, तो खुद क्यों अपना कैरियर खराब करके बैठ गए और हाउसिंग बोर्ड में बड़े बाबू बनकर रह गए। सपना इंटर की परीक्षा देने के बाद भाई साहब ने भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास कर लिया था और उनका मैकेनिकल शाखा में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन उसी बीच एक लड़की से इश्क के पागलपन में उन्होंने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। उसे शादी न कर पाने के कारण अपनी ज़िद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन करके कानपुर हाउसिंग बोर्ड में नौकरी पाई। वो सब तो ठीक है, पर शादी न करने का प्रण इस घर में आने वाली नई बहू के लिए भी भारी पड़ सकता है। तुम ऐसा किस आधार पर कह रही हो? सुमित ने पूछा तो मैंने कहा, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने भीतर के जिस विचार से जितना दूर भागने का नाटक करता है, वह उसी विचार में परिस्थिति आने पर फिर जकड़ जाता है। इतना कहकर मैंने सारे दोनों किस्से विस्तार से सुमित को बता दिए। फिर कहा, सुमित तुम कहो तो मैं भाई साहब के मन को शादी के लिए तैयार करूं, लेकिन उनके पसंद की लड़की कहाँ से लाओगी? देखो सुमित, मेरी बातें सुनकर तुम इतना तो समझ चुके ही होगे कि वे मेरे चेहरे से प्रभावित होकर मुझे अपने करीब ही देखना चाहते हैं और मेरे मेरे जैसी कद काठी व चेहरे मोहरे वाली इस संसार में कोई है तो तुम्हारी प्रिय साली हेमा है। याद है पहली बार उससे मिलकर तुम भी तो चकित होकर रह गए थे। सुमित एकदम से उछलकर बैठ गया, जैसे प्रसन्नता का कोई करंट उसे लग गया हो, लेकिन तुरंत ही कुछ सोचकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और मेरी बगल में धीरे से फिर लेटते हुए बोला, लेकिन पैरों के बारे में जानकर वे शायद राजी हो। सुमित ने ये कहा तो मैंने सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा, सुमित कल तुम बस इतना करो कि हेमा के जितने भी फ़ोटो तुम्हारे मोबाइल में हैं उन्हें किसी बहाने भाई साहब को दिखाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सवेरे मेरी आंखें जल्दी ही खुल गई थी। सास ने कहा था कि कल जल्दी उठ जाना क्योंकि लेडीज संगीत में मोहल्ले की सभी महिलाएं आमंत्रित हैं, तो आएंगी। घर थोड़ा व्यवस्थित और सजा सवा कर दिखना चाहिए। इसलिए मैं सुमित को सोता छोड़कर नहाई धोई फिर तैयार होकर नीचे पहुंच गई। जेठ जी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने अनुमान लगा लिया था कि वे अभी उठे नहीं थे। दीदी के साथ मिलकर घर को खूब सुसज्जित करके जब खाली हुई तो सास ने अपने कमरे में ले जाकर मुझे एक बहुत ही सुंदर जॉर्जेट की साड़ी देते हुए कहा, लेडीज संगीत में तुम्हें ये नई साड़ी ही पहनकर बैठना है। ब्लाउज़ मैंने तुम्हारे पुराने नाप से थोड़ा 20 सिलवा दिया था, मुझे उम्मीद है ठीक आएगा। सास द्वारा प्यार से दी गई उस लाल बॉर्डर वाली सुनहरी साड़ी पहनकर मैं बहुत खुश थी तथा सुंदर और आकर्षक दिख रही थी और अब मेरे पास भाई साहब की उस साड़ी को न पहनने का ठोस बहाना था। नीचे दीदी के कमरे में ही मैं सास वाली साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। खूब जमकर लेडी संगीत हुआ। ढोलक पर खूब बनने गाए गए। ढोलक बजाने में सास को महारत हासिल थी। मुझसे भी विवाह के गीत सुने गए। जलपान के साथ मिठाई का डब्बा देकर
सब मेहमानों को जब हमने विदा कर दिया तब मैं ऊपर आई। सुमित भाई साहब के कमरे में बैठ अपने मोबाइल से उन्हें हेमा की उन तस्वीरों को दिखा रहा था जो हेमा की अकेले की भी थी और सुमित के साथ की भी। मैं सुमित को उस कमरे में देखकर दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई तो सुमित बोला, आओ अंदर आओ सपना, ख़त्म हो गया क्या तुम लोगों का संगीत कार्यक्रम? भाई साहब जो मोबाइल की फ़ोटोज़ देखने में मशगूल थे, मुझे सुंदर सी साड़ी पहने देखकर देखते ही रह गए। फिर बोल पड़े, सुमित, वास्तव में तुम बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि सपना जितनी सुंदर प्रत्यक्ष दिखती है उससे ज़्यादा इन फ़ोटोज़ में। वास्तव में तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी दीदी ने मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया था जिसे हाथ में लिए हुए मैं सुमित के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई और मिठाई भाई साहब की तरफ बढ़ाते हुए बोली, भाई साहब आप मिठाई खाइए, फिर मुझसे आप अपनी कसम तोड़ने का वादा करें तो मैं आपकी भी अपने से बढ़िया जोड़ी बनवा सकती हूँ। मैंने सुमित की तरफ देखकर इशारे से उन फोटोज़ की सच्चाई बताने की इजाज़त ली। फिर भाई साहब से पूछा, अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, सुमित के साथ जिसकी फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये आपको मिल जाए तो आप अपनी शादी न करने वाली हट छोड़ देंगे? सुमित देख रहे हो, सपना को मजाक करने के लिए जेठ ही मिले थे। भाई साहब सपना सच कह रही है, मेरे साथ इन फ़ोटोज़ में जो लड़की है वो आपको मिल सकती है, बस आपको अपनी हट छोड़नी होगी। भाई साहब आप पहले मुझसे वादा तो करें, मैं आपकी बात इस फ़ोटो वाली लड़की से व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए अभी करा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको स्पष्ट रूप से मेरे और सुमित के सामने कहना होगा कि हाँ, मैं इस लड़की से शादी करने को राज़ी हूँ। ठीक है, मैं इस लड़की से शादी करने को राज़ी हूँ, पक्का? मैंने पूछा। हाँ भाई बिल्कुल पक्का। तो भाई साहब सच्चाई ये है कि ये मेरी हमशक्ल बड़ी बहन है हेमा, सुमित की साली, और सही मानो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। ये पढ़ने में बहुत मेधावी रही है, बीए बीएड करके केंद्रीय विद्यालय में टीचर है। भाई साहब सपना सच कह रही है, ये हेमा है, सपना की बड़ी बहन, बहुत ही सुशील और सुंदर। लेकिन मेरा रिश्ता होने से पहले जरा सी बात के कारण कई लड़कों ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया और इसने भी आपकी तरह कसम खा ली कि आजीवन शादी नहीं करेगी। किस बात के कारण? भाई साहब आप अगर एक दो फोटो में गौर से उसके पैरों को देखेंगे तो एक जूते का तल्ला 2 इंच मोटा है, क्योंकि उसका एक पैर दूसरे से 2 इंच छोटा है। साड़ी पहनती है तो छिप जाता है। ओह, आश्चर्य, भाई साहब के मुंह से निकला। तभी मैंने अपने मोबाइल से हेमा को व्हाट्सएप की वीडियो कॉल लगा दी और कमरे से बाहर आकर पहले उसको सब बताकर जेठ जी से बात करने को राजी कर लिया। फिर उनके पास आकर मोबाइल पकड़ाती हुई बोली, लीजिए भाई साहब आप हेमा से बात कर लीजिए। भाई साहब कुछ सेकंड तक तो मोबाइल से लाइव हेमा को देखकर उसके चेहरे से मेरे चेहरे का मिलान करते रहे, फिर कमरे से निकलकर 15 मिनट तक उससे बतियाते रहे। जब कमरे में आए तो मोबाइल सुमित को पकड़ा दिया और बोले, वास्तव में सपना से कितनी शक्ल मिलती जुलती है, मैं तो समझ रहा था तुम दोनों मजाक कर रहे हो। सुमित अपनी जगह पर बैठे हुए ही मोबाइल अपने हाथ में लेकर स्क्रीन पर हेमा को देखकर हंसते हुए बोला, हेमा ये मेरे बड़े भाई हैं, कैसे लगे? उधर से हेमा ने बिना बोले शायद सुमित से कुछ इशारों में कहा होगा, क्योंकि मैंने गौर किया कि सुमित ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी भाई साहब हम दोनों को देखते हुए बोल पड़े, मैं अपनी ज़िद छोड़ता हूँ और सुधीर की शादी के बाद तुम दोनों के साथ अपनी कार से इलाहाबाद चलता हूँ। अब मैं हेमा से कोर्ट मैरिज करूँगा, बारात लाने व ले जाने की चोचले में नहीं पड़ूंगा। पिताजी को सीधे अपनी बहू लाकर दिखा दूंगा। तब तक तुम दोनों किसी को कुछ न बताना। देवर की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। संध्या खुशमिजाज थी। सुमित की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी, लेकिन जब भाई साहब ने अपनी कार से हमारे साथ चलने का मन बनाया तो सुमित ने फ़ोन करके 3 दिन की छुट्टी बढ़ा ली। मैंने और सुमित ने इस बीच हेमा से मोबाइल पर बात कर ली थी। वह भी शादी के लिए राजी थी। मेरे मम्मी पापा तो ये बात सुनकर ही खुश हो गए थे और भाई ने हमारे स्वागत की सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। जैसा जेठ भाई साहब ने सोचा हुआ था, इलाहाबाद की कोर्ट में उनकी मैरिज संपन्न हुई। एक होटल में हम सब ने डिनर किया। मेरे मम्मी पापा उसी रात वापस भैया के साथ चले गए।
अगले सवेरे भाई साहब अपनी दुल्हन को उसी गाड़ी में हमारे पास से विदा करा कार में बिठाकर कानपुर चले गए। चलते समय मैंने जेठ जी को भाई साहब न कहकर कहा, जीजा जी, अब तो मेरे और आपके दो पक्के रिश्ते हो गए। अब आप मेरे जेठ भी हुए और जीजा जी भी। आप इसमें किस रिश्ते को ज़्यादा पसंद करेंगे? मैंने मजाक करते हुए पूछा। तुम जिसे अच्छा समझो। वे हंसते हुए बोले तो मैंने भी खिलखिलाते हुए कहा, आप मुझे जो भी पुकारे, पर मैं तो आज और अभी से आपका नामकरण करती हूँ, जेठ जीजा जी। मैंने ये कहा तो सुमित, हेमा और भाई साहब के साथ मैं भी हंस पड़ी। कार फैक्ट्री कैंपस से बाहर जा चुकी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। सुमित से मेरी खुशी छिपी न थी। उसे मुझ पर गुमान भी हो रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिरकार मैंने वह कर दिखाया था जिसके लिए सबने हार मान ली थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।